नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आँख, मनुष्य की आँख। आज आँख के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप आरएएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जीएस 3 में आपका मनुष्य की आँख नाम से एक टॉपिक है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और यदि आप किसी अन्य स्टेट पीसीएस के मेंस की या प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे हम मनुष्य की आँख के बारे में कि मनुष्य की आँख क्या होती है, कौन कौन सी इसमें परतें होती है, पलकें कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसमें द्रव होते हैं, किस प्रकार से हमारे को कोई भी चीज़ है वो दिखाई देती है, और जो भी आँख से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आँख के बारे में। सबसे पहले देखो, मनुष्य की आँख एक संवेदी संरचना है। इस संवेदी संरचना का मतलब क्या होता है? देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर। सेंसरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी अंग संवेदी संरचना होते हैं वो हमारे जो मस्तिष्क हैं उससे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जुड़े रहते हैं। अब ये तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र एक प्रकार से तार होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, तार होते हैं। तो इन तारों के माध्यम से जो अंग है वो हमारे मस्तिष्क से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इनको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए जैसे आपकी आंख खुली है और आपकी आंख के सामने कोई अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी आंख जो है वो बंद हो जाती है, यानी आपकी पलकें बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सिग्नल देता है कि आपके सामने कोई खतरा है, इसलिए वो जो पलकें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इसी के काम आता है तंत्रिका तंत्र। तो इनको बोलते हैं संवेदी संरचना। तो हमारे शरीर में कई प्रकार की संवेदी संरचनाएं होती है। अब अगर बात करें कि सबसे बड़ी संवेदी संरचना वो हमारी आंख में ही रहती है, जिसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं। रेटिना हमारे शरीर की सबसे बड़ी संवेदी संरचना है। और अगर सबसे छोटी संवेदी संरचना की बात करें तो वो पाइल ग्रंथि होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क में रहती है, जो कि हमारे सोने और उठने के लिए मेनली जिम्मेदार रहती है। तो मनुष्य की आंख एक संवेदी संरचना होती है। आंख की रक्षा के लिए आंख के चारों तरफ हड्डी का आवरण बना रहता है। एक हड्डी का आवरण बना रहता है ताकि जो हमारा ये संवेदी अंग है आंख, ये सुरक्षित रह सके। हम मनुष्य की आंख को 3 परतों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी 3 परतें हैं? पहली है बाह्य परत यानी आउटर लेयर, दूसरी मध्य परत यानी मिडल लेयर, और तीसरी है आंतरिक परत इनर लेयर। और इस इनर लेयर में ही रेटिना होता है, इसलिए इस आंतरिक परत को रेटिना भी कहा जाता है। तो इन 3 परतों के माध्यम से हम पूरी आंख के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अब देखिए, मनुष्य की आंख की तीनों परतों में रक्त नलिकाएं होती है, यानी ब्लड वेसल्स होती है। यानी कहने का मतलब है हमारी जो तीनों परतें हैं उनको पोषण किससे मिलता है? ब्लड वेसल्स के माध्यम से पोषण मिलता है। लेकिन हमारे आंख में 2 चीज़ होती है, एक है कॉर्निया और दूसरा है लेंस। इनमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। अब अगर रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है तो कॉर्निया को और लेंस को जो पोषण है वो कहाँ से मिलता है? तो हमारी आंख में 2 प्रकार के द्रव होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। उन 2 प्रकार के जो द्रव होते हैं उन द्रव के माध्यम से हमारे जो कॉर्निया है और जो लेंस है उनको पोषण मिलता है। तो याद रखना है कि कॉर्निया और लेंस 2 ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी जो पहली लेयर है जिसको हम बोलते हैं बाह्य परत यानी आउटर लेयर। देखो, आउटर लेयर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला है श्वेत पटल, ये सफ़ेद कलर का होता है, और दूसरा है कॉर्निया, ये होता है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। तो देखो, श्वेत पटल की बात करें तो हमारा जो बाह्य परत है इसका लगभग 5/6 भाग तो जो है श्वेत पटल का होता है, और लगभग 1/6 भाग जो है वो कॉर्निया का होता है। आपसे यदि पूछे कि बाह्य परत किन चीज़ों से मिलकर बनती है तो आप बताओगे कि एक है श्वेत पटल और दूसरा है कॉर्निया। श्वेत पटल जो सफ़ेद रंग का होता है और कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इन 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। अब जो श्वेत पटल है, इस श्वेत पटल को इंग्लिश में कई बार स्केलेरा, देवनागरी लिपि में स्केलेरा लिख दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्केलेरा का मतलब श्वेत पटल ही होता है, ठीक है। और दूसरा है कॉर्निया। इस कॉर्निया को कई बार चक्षु पटल भी कह दिया जाता है। तो चक्षु पटल और कॉर्निया दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो, जब हम नेत्रदान करते हैं या कोई भी नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है वही कॉर्निया ही दान किया जाता है, पूरी आंख दान नहीं की जाती है, क्योंकि जो देखने की क्षमता है वो कॉर्निया में रहती है। इसलिए नेत्रदान के समय केवल कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो बाह्य परत के हमारे 2 पार्ट हो गए, एक श्वेत पटल हो गया और दूसरा कॉर्निया जो कि पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका 1/6 भाग होता है। ये है हमारी ह्यूमन आई, ठीक है।
ह्यूमन आई में यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो आपको आसमानी कलर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में आसमानी नहीं होता, ये वाइट पार्ट होता है जो कि हमारे आँख का क्या है, श्वेत पटल है। और कॉर्निया आपको कहाँ मिलेगा, कॉर्निया आपको आँख के अग्रभाग में मिलेगा जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरी जो परत है हमारी वो है मध्य परत यानी मिडिल लेयर। मनुष्य की आँख की मध्य परत के निर्माण की शुरुआत पिछले भाग से होती है, जो हमारे आँख का पिछला भाग होता है वहाँ से शुरू होती है मध्य परत। मनुष्य की आँख के मध्य परत में अनेक छोटे छोटे अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। जो अंगुली नुमा उभार होते हैं इनको सिलियरी बॉडी कहा जाता है, सिलियरी बॉडी कहा जाता है। मनुष्य की आँख की मध्य परत में एक बड़ा उभार भी पाया जाता है जिसको आइरिस के नाम से जानते हैं। आइरिस के मध्य में एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे पुतली यानी प्यूपल कहते हैं। मनुष्य की आँख की पूरी मध्य परत में रंगाकार कण पाए जाते हैं जो काले, भूरे और नीले हो सकते हैं, इसलिए आइरिस भी काले, भूरे और नीले रंग की हो सकती है। और उस आइरिस के आधार पर ही हम कहते हैं कि इसकी जो आँख है उस आँख का कलर काला है, भूरा है या नीला है। देखो इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आपको ये मिलेगा आइरिस, आपको ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं आइरिस। इसके बीच में जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं पुपिल। और इस पुपिल के आधार पर ही हम कहते हैं, आइरिस के आधार पर ही हम कहते हैं कि इसकी जो आँख है उसका कलर कैसा है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ आसमानी कलर सा नीला कलर दिखाई दे रहा हो, तो इसकी आँख कैसी है, नीले कलर की। तो किसके आधार पे, आइरिस के आधार पे बताते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिलेरी बॉडी और मसल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये उंगली नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं, इनको बोलते हैं सिलेरी बॉडी और मसल्स। तो ये इस प्रकार से हमारी जो मध्य जो परत होती है वो आँख के पिछले भाग से शुरू होकर आगे तक आती है। तो इसमें क्या क्या आती है, एक आता है प्यूपिल, आइरिस, सिलेरी बॉडी और मसल्स। ये मेन पार्ट होते हैं हमारी जो मध्य परत होती है उसके। तीसरी लेयर है आंतरिक परत, इनर लेयर, या जिसको हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य की जो आंतरिक परत होती है उसको रेटिना कहा जाता है। और मनुष्य की आंतरिक परत रेटिना 10 परतों से मिलकर बनी होती है, टोटल 10 परतों से मिलकर बनी होती है रेटिना। रेटिना की सबसे बाहरी परत की बात करें तो ये सलाका यानी कि रोड और शंकु कोन की बनी होती है। रेटिना की बाहरी परत सलाका अंधेरे में या रात में मंद प्रकाश में देखने के काम आती है, जबकि रेटिना की जो बाहरी परत है शंकु वो उजाले में या दिन में देखने में काम आती है। अब देखिए इमेज में देखिए आप, इस इमेज में देखिए आप, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो रोड संरचना मिलती है इसको बोलते हैं सलाका, और यहाँ पे ये शंकु यानी कोन टाइप की संरचना देखने को मिलती है। तो मंद प्रकाश में ये देखने के लिए हमारे को इस रोड यानी सलाका की आवश्यकता पड़ती है, और उजाले में हमारे को देखने के लिए इस कोन की आवश्यकता देखने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अब बात करिए कि हमारे को जो रंग दिखाई देते हैं ना, उस रंगों के लिए भी ये जो कोन संरचना है यही जिम्मेदार रहती है, और इसी के कारण हमारे को ये जो रंग है वो अलग अलग टाइप्स के दिखाई देते हैं। ये हमारी सबसे बाहरी परत है। आंतरिक परत की बात करें तो सबसे इसके आंतरिक परत है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे हमारी आंतरिक मतलब रेटिना की सबसे आंतरिक परत होती है, और ये जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका क्या काम होता है तंत्रिका तंत्र का, तो ये हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा मैसेज भेजता है, किसको, रेटिना को मैसेज भेजता है, और रेटिना से जाता है मस्तिष्क में। तो ये इस प्रकार से मैसेज भेजने का काम करती है। तो सबसे आंतरिक परत तो होगी न्यूरॉन, और सबसे जो बाह्य परत है वो सलाका और शंकु के द्वारा बनी होती। अब बात करते हैं कि हमारे को जो प्रतिबिंब है यानी रिफ्लेक्शन है किसी भी चीज़ का वो कैसे दिखाई देता है, यानी कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो देखो किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए आवश्यक है कि रेटिना पर उसका प्रतिबिंब या फोटो है वो हमारे रेटिना पर उल्टी, छोटी और वास्तविक बने, तभी हमें वो चीज़ दिखाई देती है। उल्टी बने, याद रखना, उल्टी रेटिना पे चीज़ उल्टी बनती है और छोटी बनती है और वास्तविक बनती है, तभी वो हमें सीधी दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है, देखिए ये मान लीजिए ये पेड़ है। अब आपको पता होगा कि ये क्या है, लाइट ट्रेवल करती है, और लाइट ट्रेवल करती है सीधी रेखा में, लेकिन हमारा जो ये कॉर्निया है इस कॉर्निया से टकरा के ये क्या करती है, मुड़ जाती है। और यहाँ पे हमारा क्या है, रेटिना है, ठीक है, यहाँ पे रेटिना है यानी पर्दा है एक प्रकार से। तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, यानी ये प्रकाश यहाँ पे टकराएगा, तो ये वाला प्रकाश यहाँ पे टकराता है और ये वाला प्रकाश यहाँ पे टकराता है। तो ये पेड़ जो सीधा था वो हमें कैसे, अभी हमारी जो रेटिना है वहाँ पे कैसी इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी। अब हमें उल्टी इमेज बनी लेकिन हमें सीधी कैसी दिखाई दे रही। अब यहाँ से वापस हमारे को ये जो हमारा कोर्निया है इस कोर्निया में फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर से रिफ्लेक्शन होने के कारण ये जो पेड़ है हमें सीधा दिखाई देता है।
ध्यान रखना, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस पे आगे उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है। उल्टे में क्यों? ताकि हमारे को कांच में सीधा दिखाई दे। तो ये जो हमारे रेटिना पे जो उल्टी इमेज बनती है वो हमारे को इस कॉर्निया के माध्यम से, यानी इस लेंस के माध्यम से हमारे को सीधी दिखाई देती है। तो हमारी रेटिना पे तो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमेशा उल्टी बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो उल्टी बनती है हमारी रेटिना पे इमेज और फिर हमारे को सीधी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमारे को जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे कि जो चश्मे हैं वो चश्मे क्यों लगाए जाते हैं, किस कारणवश हमारे को ये चश्मे लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी आँख होती है, उस आँख का जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। यानी हमारी जो आँख का लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये जो लेंस है ये सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसको आलंबन तंतु कहते हैं, इसके द्वारा लटका रहता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस इमेज में देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और इस सस्पेंसरी लिगामेंट के बीच में रहता है हमारा, क्या रहता है, लेंस रहता है, जो कि उत्तल लेंस है। इधर भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कोई दूर कोई वस्तु है, उस दूर वस्तु से जो लाइट है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, तो इस प्रकार से आएगी, तो ये हमारा क्या है, रेटिना है। इस रेटिना पे यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, यहाँ पे, यानी इसकी इमेज बनेगी। उस समय जब डिस्टेंस फोकस से, यानी दूरी से जब लाइट आती है, तो हमारी जो मसल्स होती है किसकी, सस्पेंसरी लिगामेंट की, वो क्या रहती है, रिलैक्स्ड रहती है। आप जब भी देखना, आप ऑब्जर्व करना कि जब आप दूर से कोई चीज़ को देखते हो ना, तो आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स रहती है, बिल्कुल क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। यानी हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहती है। लेकिन पास में यदि आप कोई चीज़ को देखोगे तो आपकी पलकें हैं बिल्कुल छोटी होगी, यानी आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे आपको ये इमेज दिखाई देगी। तो ये दो चीज़ हैं कि जब आप दूर से देखते हो, कोई दूर चीज़ को देखते हो, तो आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड रहती है, जबकि आप पास से देखते हो तो आपकी क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, थोड़ी बंद हो जाती है, आपकी जो पलकें हैं वो बंद हो जाती है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारी आँख का जो लेंस है वो किस प्रकार का होता है, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी जो आँख में दर्व रहता है वो दर्व कितने प्रकार का होता है। देखो दर्व होता है दो प्रकार का, एक होता है जलीय दर्व जिसको एक्वेस ह्यूमर बोलते हैं, और दूसरा है काचाभ दर्व जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये दो प्रकार का दर्व हमारी आँख में रहता है। देखो इस इमेज में आप देखो, जो एक्वेस ह्यूमर है वो आपको आँख के जो कॉर्निया है उसके अग्रभाग में मिलेगा, जबकि जो विट्रस ह्यूमर है वो आपको आँख के जो पिछला भाग है उस पिछले भाग में मिलेगा। अब इन दोनों का क्या काम है, यानी जो एक्वेस ह्यूमर है और जो विट्रस ह्यूमर है, इन दोनों का क्या काम है। तो देखो जो जलीय दर्व या एक्वेस ह्यूमर है, ये हमारी जो कॉर्निया और उत्तल लेंस है उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जैसे मैंने बताया था कि कॉर्निया और उत्तल लेंस में क्या रहती है, रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, रक्त नलिकाएं नहीं होती है, जिसके कारण रक्त के माध्यम से कॉर्निया को और उत्तल लेंस को क्या नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता। तो इनको जो पोषण मिलेगा वो जलीय दर्व से मिलता है। और इस जलीय दर्व का निर्माण होता कैसे है, तो ये हमारी जो सिलेरी बॉडी है उसकी रक्त नलिका में रक्त के छन्ने, यानी रक्त के छन्ने से इसका निर्माण होता है। और दूसरा जिसमें मैंने बताया आपको काचाभ दर्व यानी विट्रस ह्यूमर, ये हमारे जो उत्तल लेंस होता है उसके पिछले भाग में भरा रहता है, एक गाढ़ा दर्व रहता है। इसका मेन काम रहता है जो हमारी आँख का आकार है उसको बनाए रखना। तो ये दो प्रकार के हमारे आँख में दर्व रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेत्र कोटर यानी आई ऑर्बिट की। देखो हमारी जो आँख है, इस आँख के ऊपरी भाग में और नीचे के भाग में हड्डियों का एक आवरण रहता है जिसको नेत्र कोटर के नाम से जानते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हड्डियों का आवरण रहता है जिसे नेत्र कोटर कहते हैं। अब देखो ऊपर की सुरक्षा के लिए भी हड्डियों का आवरण जो है नेत्र कोटर है, और नीचे के लिए भी नेत्र कोटर है सुरक्षा के लिए। अब सामने के लिए कुछ नहीं है, तो सामने क्या है, सामने आती है पलकें। ये पलकें हमारी आँख की सुरक्षा करती है। और पलक क्या होती है, ये त्वचा के फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, त्वचा के फोल्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर हम तीन प्रकार की पलकों की बात करेंगे। पहली ऊपरी पलक यानी अपर आईलिड, दूसरी करेंगे निचली पलक यानी लोअर आईलिड, और तीसरी पलक की भी हम बात करेंगे यानी थर्ड आईलिड, या जिसको हम बोलते हैं निमेशक पटल, और इंग्लिश में बोलते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। तो इन तीन पलकों की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली ऊपरी पलक यानी अपर आईलिड। देखो अपर आईलिड जो है वो हमारी आँख का ये गतिशील भाग है, यानी कि एक ऊपरी पलक है और एक निचली पलक है। जो निचली पलक है वो स्थिर रहती है, जबकि जो ऊपरी पलक है वो क्या रहती है, मूवेबल पार्ट है, गति करती है। और इसी
पलक में एक ग्रंथि है जिसका नाम है अश्रु ग्रंथि, जिसको लैक्रिमल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये ग्रंथि हमारे ऊपरी पलक में पाई जाती है। इस ग्रंथि का क्या काम है? तो ये करती है आंसुओं का निर्माण। हमारे जो आंसू आते हैं इस लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही हमारे आंसू आते हैं। तो इनकी संख्या होती है 2, यानी कि ऊपरी पलक में 2 अश्रु ग्रंथि या लैक्रिमल ग्रंथि पाई जाती है जिनसे आंसुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जन्म से नहीं रहती है मनुष्य में। अश्रु ग्रंथि जन्म से नहीं रहती है, ये 3 से 4 महीने के बाद, जब बच्चा जन्म लेता है उससे 3 से 4 महीने के बाद में इसका निर्माण होता है। तो ये हमारी ऊपरी ग्रंथि है। ये आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे ऊपरी ग्रंथि में आपको यहाँ मिलेगी क्या, जो अश्रु ग्रंथि है वो, और इसी से हमारे आंसू निकलते हैं। और आंसू हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि आंसू हमारी आँख की सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरी पलक यानी लोअर आईलिड, जैसे मैंने बताया कि जो लोअर आईलिड रहती है वो गतिशील नहीं रहती है, यानी स्थिर अवस्था में रहती है, और यह हमारी आंख की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में है तीसरी पलक या निमेशक पटल। देखो, निमेशक पटल जो है मनुष्य में तो अभी अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, लेकिन जानवर जो होते हैं उनमें ये गतिशील भाग के रूप में पाई जाती है। तीसरी जो पलक है वो जानवरों में गतिशील भाग में। अब मनुष्य में ये अवशेषी अंग क्यों बन गया? जब मनुष्य चिंपांजी से मनुष्य बने थे तो उस समय तो ये जो तीसरी पलक है ये अवशेषी अंग नहीं था, उस समय तो काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग कम होने के कारण जो आधुनिक मानव बना, उस आधुनिक मानव में ये अवशेषी अंग के रूप में बनकर रह गया। तो तीसरी पलक जो है मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में है, जबकि जानवरों में एक गतिशील भाग के रूप में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आंख में प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन क्या होता है? यानी प्रकाश गया और प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के मुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन। अब जो मनुष्य की आंख होती है, उस मनुष्य की आंख में जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 बार होता है। कैसे? एक बार होता है कॉर्निया से, और दूसरी बात होता है जो हमारा आंख का लेंस होता है, कौन सा होता है? अपवर्तन लेंस। इस अपवर्तन लेंस के कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है, यानी एक कॉर्निया से और दूसरा लेंस से, तो 2 बार क्या होता है? अपवर्तन। अब देखो, एक रोग होता है, यहाँ पे है नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या आया? प्रकाश आया, और इस ऑब्जेक्ट का हमारा जो रेटिना है यहाँ पे, इस रेटिना पे इमेज बनी, और ये इमेज हमारी इसको जो लेंस है, इस लेंस के माध्यम से हमारे को सीधी दिखाई दी। तो ये है नॉर्मल विजन, जो कि चश्मा नहीं पहनते। लेकिन जिन लोगों को नियर साइटेड विजन जो हो जाता है, नियर साइटेड का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी तो चाहिए थी कहाँ पे? रेटिना पे, लेकिन रेटिना से पहले इसकी इमेज बन गई, जिसके कारण इस व्यक्ति को क्या है? धुंधला दिखाई दे रहा है। अब इस धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसका इलाज क्या है? तो इसको पहनाया जाता है एक कॉनकेव लेंस का चश्मा। ये कॉनकेव लेंस क्या करता है कि जो इमेज पहले रेटिना से पहले बन रही थी, अब इसको रेटिना पे बनाता है, और रेटिना पे बनने के कारण इसको जो धुंधला दिखाई दे रहा था वो अब साफ दिखाई दे रहा है। तो नियर साइटेड विजन में ये पूछा जाता है कि कौन सा लेंस काम में लेते हैं, तो कॉनकेव लेंस काम में लेते हैं। दूसरा रोग है फार साइटेड विजन यानी दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि रोग। इसमें क्या होता है कि जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो रेटिना के बाद में बन जाती है, यानी रेटिना के पीछे बन जाती है, तो इसमें भी धुंधला दिखाई देता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस के कारण क्या होता है कि जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी अब रेटिना पे बनने लग जाती है, जिससे इसको साफ दिखाई देने लगता है। तो फार साइटेड विजन के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, जबकि नियर साइटेड के लिए कॉनकेव लेंस। तो ये हमने एक छोटा सा जो डिजीज़ है वो पढ़ी है कि आंख में कौन सी डिजीज। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आंख से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हर एक जो डिजीज है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।